सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और उस अधिसूचना में ये बताया गया कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस घोषित करते हैं। और आप लोगों को अच्छे से अगर पता है कि 25 जून ये बात कर रहे हैं 1975 की। तो ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है आप लोगों के लिए कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाया गया। और उस आपातकाल के बाद में जो कुछ घटनाएं हुई और उसी को मैंने कहा कि हाल ही में हमारे होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और ये अधिसूचना 11 जुलाई 2024 को जारी की गई, जिसमें ये बताया गया कि 25 जून जो है उसको हम संविधान हत्या दिवस घोषित करते हैं। तो इस सेशन में मैं आप लोगों से यही बताऊंगा कि आखिर इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया। और दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें कि क्या उसकी पृष्ठभूमि थी आपातकाल से पहले की। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां थी कि इंदिरा गांधी सरकार को इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं दिखा कि देश में एक तो आपातकाल लगा हुआ था, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उस समय बाह्य आक्रमण के आधार पर एक आपातकाल ऑलरेडी देश में लगा हुआ था। लेकिन ऐसी क्या सरकार की मजबूरियां हुई कि सरकार को एक दूसरा आपातकाल लगाना पड़ा आंतरिक अशांति के आधार पे। हालांकि आंतरिक अशांति शब्द जो है वो आज हमें संविधान में नहीं दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि फिर मोरारजी देसाई जो सरकार आई, उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लगा दिया गया। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपातकाल की क्या पृष्ठभूमि थी। आपातकाल जो लागू रहा 19 माह तक, 25 जून 1975 से लेकर मार्च 1977, इस 19 माह में जो क्या घटनाएं घटित हुई। और तीसरा हम लोग बात करेंगे कि ये आपातकाल जैसे समाप्त हो गया उसके बाद में चुनाव करवाए गए, तो क्या रहा रिजल्ट। इंदिरा गांधी देश की जनता द्वारा इंदिरा गांधी को उस पर क्या फीडबैक मिला, क्या मैंने कहा कि उसके बाद में परिणाम मिला। ये सारी आज इसी को लेकर ये सेशन में आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। तो हम मैंने कहा कि आज बात जो कर रहे हैं 25 जून संविधान हत्या दिवस। हालांकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि उस आपातकाल को समझना कि वो जो आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगा, उस आपातकाल की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या घटनाएं घटित हुई और उत्तर आपातकाल क्या रहा सरकार का, और फिर क्या वापस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन पाई और बनी तो किस मेजॉरिटी से बनी। ये सारी बातें जो हैं हम इस सेशन के माध्यम से करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपातकाल, और इसमें से अगर मैं बात करूं आपातकाल में, ये वैसे तारीख याद रखना आप लोग। हम बात जो आपातकाल जिस आपातकाल की कर रहे हैं वो तारीख है 25 जून 1975। मैंने कहा कि इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। इसको अपन अच्छे से अगर समझना चाहे तो हमें एक तो इसमें समझना होगा कि इस आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, क्या वो कारण थे कि इंदिरा गांधी सरकार को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू करना पड़ा। दूसरा हम बात करेंगे कि इस दौरान क्या घटनाएं घटित हुई। तो आपातकाल में जो घटनाएं घटित हुई हम उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा ऐसी क्या था कि भारत सरकार ने इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, तो कुछ तो ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी। भारत सरकार को लगा, तब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गजेट के माध्यम से, ये अधिसूचना के माध्यम से ये दिवस को इस हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर आपातकाल।
उत्तर आपातकाल में अपन बात करेंगे कि फिर इंदिरा गांधी ने जब इतना बड़ा कदम उठाया तो देश की जनता ने इस पर क्या अपनी राय रखी। हालांकि जनता जब भी अपना राय रखती हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि भारत में जनता राय अपनी रखती हैं चुनाव मतदान के माध्यम से। मतदान व्यवहार जो जनता का होता है किसी भी सरकार के बड़े एक्शन के प्रति, अपन उसी को यही कहते हैं कि सरकार का इस पर क्या जनता का इस पर किसी सरकार के बड़े प्रोजेक्ट पर जनता की राय मतदान व्यवहार के माध्यम से ही होती हैं। तो ये सारी बातें हम इस सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। तो अपन बात आइए करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इमरजेंसी की पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही। तो इसमें आप लोगों को मैं कुछ तथ्य बता देता हूं कि हम पहले बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि को लेकर। पहले तो आप लोगों को बता देते हैं कि इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री 1966 में बनती हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जो है इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी, पहली बार पीएम जो है 1966 में बनती है। इसके बाद में अगर अपन लोग बात करें कि 1966 के बाद 1967 में पहली बार चुनाव हुए देश के अंदर, लोकसभा के चुनाव, तो उसमें इंदिरा गांधी फिर वापस प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन आपातकाल की पृष्ठभूमि जो है वो आरंभ होती है 1971 के लोकसभा चुनाव में। 1971 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी जो है रायबरेली से इलेक्शन लड़ती है, रायबरेली से, और उनके सामने जो प्रतिद्वंदी उनके थे वो थे समाजवादी पार्टी के राज नारायण। इलेक्शन में परिणाम में इसका ये रहा कि रायबरेली से इंदिरा गांधी 1 लाख वोटों से ऊपर वोटों से जीत गई, और 1 लाख लगभग 10,000 वोटों से इंदिरा गांधी जीती। उसके बाद में राज नारायण ने इस चुनाव को मैंने कहा कि कोर्ट के अंदर चैलेंज किया इस बात को लेकर कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, उनकी ये दलील थी। और इसी के आधार पे मैंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और सुनवाई में उस समय जो जस्टिस जगमोहन सिन्हा थी, और जगमोहन सिन्हा ने काफ़ी लंबी हियरिंग के बाद में 12 जून 1975 को एक फैसला सुनाया, और उसमें इंदिरा गांधी को रायबरेली से अयोग्य बताया और उनका निर्वाचन जो है वो रद्द कर दिया गया। ये बात है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। किसकी बात है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो याद रखना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें न्यायाधीश तो जो थे जगमोहन सिन्हा थे। तो जगमोहन सिन्हा द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि इंदिरा गांधी का चुनाव जो है वो मैंने कहा कि निरस्त घोषित कर दिया गया, और उसमें राज नारायण को विजेता घोषित कर दिया गया। यहीं से इंदिरा गांधी की टेंशन, इंदिरा गांधी की आपातकाल की पृष्ठभूमि आरंभ होती है। और हालांकि इसमें एक और बात भी कही, हाईकोर्ट ने कहा कि अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी किसी भी प्रकार का इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इंदिरा गांधी न लोकसभा की सदस्य रही, और लोकसभा की सदस्य नहीं रहेगी तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगी। 6 वर्ष तक फिर आगे चुनाव भी नहीं लड़ेगी, और रायबरेली से राज नारायण को विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि मैं आप लोगों को थोड़ा और भी बता देता हूं कि इंदिरा गांधी जब से प्रधानमंत्री बनी उसके बाद में एक तरफ इंदिरा गांधी कार्यपालिका के रूप में, दूसरी तरफ न्यायपालिका। ये 1967 का गोलकनाथ का जो वाद था, वहीं से इनके बीच में बहस स्टार्ट हो गई थी कि न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका, और ये लड़ाई वैसे लंबी चली विभिन्न वाद के माध्यम से। उसके बाद में हालांकि केशवानंद भारती केस में फिर भी थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर मिनर्वा मिल्स का वाद आया। तो सुप्रीम एक तरफ न्याय जुडिशरी, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में वैसे असमंजस काफ़ी समय से बना रहा। अपन बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के जब फैसला आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि फैसला आया कि इंदिरा गांधी जो है अयोग्य घोषित हो गई है, उसके बाद में मैं कहता हूं कि इंदिरा गांधी के पास में विकल्प था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, और इंदिरा गांधी गई सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी गई तो ये अपन जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हाई कोर्ट का जो केस आया, डिसीजन आया, ये आया 12 जून 1975 को। और इसके बाद में इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की राह ली और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इसकी 24 जून 1975 को। 24 जून 1975 को हियरिंग होती है और इस दिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे VR कृष्णा अय्यर और उन्होंने हाई कोर्ट के जो सुनवाई थी, हाई कोर्ट का डिसीजन था, उस पर रोक लगा दी गई। अपन बात कर रहे हैं कि न्यायाधीश कृष्णा अय्यर द्वारा हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी गई। तो हाई कोर्ट के निर्णय पर इसी के साथ रोक लग गई। हालांकि इससे इंदिरा गांधी को थोड़ी राहत महसूस हुई कि ठीक है, अब इंदिरा गांधी लोकसभा सदस्य भी रायबरेली से रहेगी। और दूसरी बात अपन करें तो कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल में कभी चुनाव भी लड़ सकती हैं, प्रधानमंत्री पद पर भी बनी रहेगी। एक ये पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था। अब मैं बात कर रहा हूं पृष्ठभूमि का एक और हिस्सा था दूसरी स्थिति ये थी कि देश के अंदर उस समय पूरे देश के अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन मुख्य रूप से 2 तरीके का था। एक तो गुजरात और बिहार की अगर अपन बात करें, एक छात्र आंदोलन भी चल रहा था बिहार में बड़े स्तर पर, और दूसरी बात अपन करें कि महंगाई के खिलाफ भी एक आंदोलन चल रहा था। तो महंगाई और छात्र आंदोलन ने ये बहुत बड़ा उग्र रूप लिया था। इस आंदोलन का जो विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे उस समय जयप्रकाश नारायण। हालांकि जयप्रकाश नारायण काफी समय पहले से राजनीति में निष्क्रिय थे, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन इस आंदोलन की लड़ाई जो है उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। इसलिए सिचुएशन ये थी कि देश भर में विशेष अगर अपन बात करें, उत्तर भारत के सभी राज्यों के अंदर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोधी लहर चल रही थी। तो दूसरी टेंशन इंदिरा गांधी की ये थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, उसमें लाखों लोगों की भीड़ को देखकर इंदिरा गांधी भी समझ गई कि देश के हालात कुछ ठीक नहीं है। अपन इसमें बात करते हैं कि हालांकि उस समय एक और भी तीसरा पहलू ये था जो इंदिरा गांधी के द्वारा भी दलील दी गई। हालांकि उसके बाद कई किताबों का हिस्सा भी ये बात रही। उसमें ये बताया गया कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने एकदम खुला समर्थन पाकिस्तान को दिया। दूसरी बात ये है कि इंदिरा गांधी का ऐसा कहना था कि 1974 में जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रतिक्रिया विपरीत करने वाला था तो पहला अमेरिका देश था। और इनका ये कहना था इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का कि ये जो देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं इसको फंडिंग जो है वो अमेरिका कर रही है और अमेरिका चाहता है कि कैसे भी करके भारत को आंतरिक रूप से तोड़ा जाए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये उस समय की घटनाएं ही बता सकती हैं। हालांकि सच्चाई के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि 100% उस समय की क्या रही। यह इंदिरा गांधी का कहना था कि उस समय की देश की आंतरिक शक्तियां जो है, आंतरिक ताकतें जो हैं वो देश को तोड़ना चाहती थी। इसीलिए तो अपन कहते हैं कि जो आपातकाल लगाया गया उसका आधार क्या बना, आंतरिक अशांति। तो हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ आंतरिक रूप से विरोध झेल रही थी, एक बाहरी रूप से मैंने कहा कि अमेरिकन और अमेरिकी जो समर्थक देश थे वो भारत का बाहरी रूप से विरोध कर रहे थे। तीसरा, इंदिरा गांधी जुडिशरी से लड़ रही थी। ये कुछ ऐसी पृष्ठभूमियां हुई, मैंने कहा कि जिसके कारण इंदिरा गांधी सरकार को ऐसे लगा कि लंबे समय तक इस प्रकार से सरकार संचालित नहीं की जा सकती है। हम बात करते हैं 25 जून 1975 को रामलीला में जयप्रकाश नारायण की एक बहुत बड़ी रैली होती है और जिसमें जयप्रकाश नारायण दिनकर की कुछ पंक्तियों को बोलते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और ये इस रैली की जो गूंज है वो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंची और इंदिरा गांधी को इस रैली के बाद में स्पष्ट तौर पे इस बात का पता लग गया कि देश के अंदर जो वर्तमान की सरकार है, वर्तमान की सत्ता है, उसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी इससे पहले उस समय बता भी चुकी थी कि निक्सन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो इंदिरा गांधी का तख्ता पलट करना चाहते हैं और देश को अस्थिर और देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये इंदिरा गांधी सरकार की उस समय की दलीलें थी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उस समय तक इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी जो हैं
वो राजनीति में बहुत सक्रिय थे। हालांकि इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, एक संजय गांधी, दूसरे राजीव गांधी। राजीव गांधी राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। राजीव गांधी का तो शौक था कि पायलट उड़ाना, और वो प्रोफेशनल रूप से भी पायलट थे, जो राजनीति से बहुत दूर थे, न कोई किसी प्रकार की राजनीति में रुचि रखते थे। जबकि संजय गांधी बहुत एक्टिव हुआ करते थे। संजय गांधी इस लेवल के एक्टिव थे कि संजय गांधी को एक एक राज्य का, लगभग एक सदस्यों का पता था कि लोकसभा में कौन कहाँ से किस लेवल का अच्छा नेता है। लेकिन जब ये विरोध देखा कि देश के लगभग हर हिस्से में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और जयप्रकाश नारायण जैसा बड़ा व्यक्तित्व अगर उसका नेतृत्व कर रहा है, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। अब इसी 25 जून की अपन की बात कर रहे थे कि 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होती है, रामलीला मैदान में। और ये रामलीला मैदान में रैली, जो भव्य रैली हुई, ये हुई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। हालांकि 25 जून 1975 के दिन में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि देश के अंदर इस तरह का आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन अपन अगर बात करें कि मैंने कहा कि 25 जून की 1975 की शाम तक इंदिरा गांधी सरकार को पता चला कि आज जो रैली हुई है रामलीला मैदान में, इसकी कल अगर सारे अखबार न्यूज़पेपर में आएगा, तो ये विरोध जो है, सरकार का विरोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 25 जून 1975 की शाम को ही ये इंदिरा गांधी सरकार द्वारा फैसला लिया गया। इस फैसले में न तो कैबिनेट से पहले किसी प्रकार की स्वीकृति ली गई। ये आपातकाल की अगर अपन बात करें तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी और उनके एक कानून मंत्री के सिवाय अन्य कोई एक दो नेता कांग्रेस के जो सलाहकार थे इंदिरा गांधी के, उसके सिवाय किसी को भी भनक नहीं थी कि इस प्रकार का आपातकाल लगाया जाएगा। अब अपन आते हैं 25 जून 1975 आपातकाल पर, कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया। अब सबसे पहले इंदिरा गांधी ने, उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद से इंदिरा गांधी की मीटिंग होती है, और उसके बाद में ये तय कर दिया जाता है और उस पर हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति कर देते हैं कि एक आपातकाल मैंने कहा लगा हुआ था उस समय 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध वाला, और दूसरे आपातकाल के लिए राष्ट्रपति राजी हो जाती हैं, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इसी के साथ में 25 जून 1975 की शाम को देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता है। ये बात ध्यान रखें। हालांकि आंतरिक अशांति शब्द जो है वर्तमान में हटा दिया गया है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया। और आंतरिक अशांति आपातकाल 25 जून 1900, राष्ट्रपति का अगर जानकारी रखें कि उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। हालांकि कैबिनेट की बैठक अभी तक नहीं हुई, शाम को लगा दिया गया आपातकाल, और सबसे पहला उसके बाद काम किया गया कि जितने भी न्यूज़पेपर वाले जो प्रिंटिंग प्रेस थे, उन सब की लाइटों को काट दिया गया। उसको काटने का रीज़न ये था कि एक तो आपातकाल की सूचना नकारात्मक रूप से देश में प्रसारित नहीं हो, दूसरा ये था कि जयप्रकाश नारायण की दिन की जो रैली हुई थी, उस रैली के बारे में समूचे देश में अगर मैंने कहा कि खबरें जाएगी तो और ज़्यादा नकारात्मक माहौल पैदा हो जाएगा। इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए सबसे पहला काम यही किया गया। अब 26 जून 1975 की सुबह जल्दी कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, और ये कैबिनेट की बैठक में उनको सूचित किया जाता है कि कल शाम को 25 जून 1975 को देश में आंतरिक अशांति के आधार पर हमने आपातकाल लगा दिया गया है। हालांकि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, एक भी मंत्री इसका विरोध नहीं करता है। न कैबिनेट की बैठक बहुत लंबी चलती है, 25 से 30 मिनट के अंदर कैबिनेट की बैठक समाप्त हो जाती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया, जिसको सामान्य भाषा में आपातकाल कहते हैं, ये आपातकाल अपन बात कर रहे थे कि इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों इंदिरा गांधी सरकार को ये आपातकाल लगाना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि जो आपातकाल लागू हुआ, उस आपातकाल में अपन बात करें कि क्या घटनाएं ऐसी घटित हुई। हालांकि आपातकाल अगर देश में बात करें तो और भी तो लगे आपातकाल, लेकिन इसमें ऐसा क्या इस आपातकाल में हुआ कि इसको इस दिवस को, जिस दिवस को ये आपातकाल लगाया गया, उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन घटनाओं को लेकर अपन कुछ चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं
कि 25 जून आपातकाल की घटनाओं को लेकर। देखो, आपातकाल की घटनाओं को अगर अपन लोग देखें तो हम इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि आपातकाल का जो आधार था वो आंतरिक अशांति था। और आंतरिक अशांति था तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने कहा कि आपातकाल लगा, सबसे पहला काम ये किया गया कि सभी न्यूज़पेपर वाले जो थे, अखबार वाले थे, उनकी बिजली को काट दिया गया। दूसरा मैंने कहा कि इसके अंदर सभी नागरिकों के मूल अधिकारों का निलंबन किया गया, तो मूल अधिकार इसमें निलंबित हो गई। तीसरा जो कार्य किया गया वो ये किया गया कि विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां। उस समय की अगर अपन बात करें तो विपक्ष में जितने भी बड़े नेता थे, जैसे अपन बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, ऐसे हजारों मैंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। ये संजय गांधी के द्वारा ही एक लिस्ट बनाई गई थी 25 जून की शाम को ही कि इन नेताओं को गिरफ्तार करें। मुख्य नेताओं को तो 25 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग बाकी सारे बड़े विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। जेलों की ये सिचुएशन हो गई कि जेलों में पैर रखने की जगह तक नहीं बची। और ये 1975 जून में मैंने कहा गिरफ्तार किए गए, 76 पूरा साल रहे और मार्च 1977 तक 19 माह तक जेल में रहे। तो 19 माह तक जेल में रहने का मतलब ये था कि अगर मैं तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति जेल क्या एक बंद कमरे में 24 घंटे भी अगर बैठे तो भी उसको पता चले कि होता क्या, जेल क्या होती है, उसमें एहसास मिलता है। तो इतने लंबे समय तक अंदर रखा गया। नेताओं को तो ऐसा लगा कि अब बाहर कभी इंदिरा गांधी हमें भेजेगी नहीं, इंदिरा गांधी ने तानाशाही शासन स्थापित कर दिया है, ऐसे अंदर बैठे बैठे विपक्ष के नेताओं के कयास लगाई गई। तो अपन बात कर रहे हैं कि ये 19 माह का जो दौर था, मैंने कहा इसमें बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि 1977 अपन बात करते हैं कि ये 19 माह का समय था, तो उसमें ऐसे था कि लोगों के मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो गए थे। हालांकि आपको एक बात और मैं बता देता हूं कि इसमें आर्टिकल 32 को भी निलंबित कर रखा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से मूल अधिकारों के निलंबन पर कोर्ट की राह नहीं ले सकता था। तो ये सारी सिचुएशन हुई जब 19 माह का दौर, जब विपक्ष को, हालांकि हम तो ये कहते हैं कि अगर जब विपक्ष नहीं हो तो लोकतंत्र नहीं चले, और जब आप समझिए कि विपक्ष हो और विपक्ष को जेल में डाल के रख दिया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए इससे घातक कुछ नहीं हो सकता है। अब यही कुछ कारण है कि इन्हीं सिचुएशन के कारण लोकतंत्र नहीं होना भी मैंने कहा कि विपक्ष नहीं होना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर विपक्ष को जेल में डाल दिया जाए तो क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा हो सकता है? नहीं, लोकतंत्र के लिए ये बहुत बुरी खबर होती है। इसी को मैंने कहा कि इन्हीं लोग नेताओं पर बहुत अत्याचार किए गए। इसी कारणों से 25 जून को अभी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का सरकार ने निर्णय लिया। हालांकि इसका दूसरा पक्ष अगर अपन देखें तो इंदिरा गांधी की सरकार की वास्तव में पता नहीं अपने उस समय की क्या मजबूरियां रही होगी, उस समय की क्या पृष्ठभूमि होगी, उस समय का क्या बैकग्राउंड होता, क्योंकि सरकार जब कोई बड़ा डिसीजन लेती है तो जरूर अपनी परिस्थितियों से अवगत होती है। जितना आम व्यक्ति या उसके 50 साल बाद हम जितने अवगत नहीं है, सरकार की भी कुछ बड़ी मजबूरियां होगी, तब इतना बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन एक्शन लेने के बाद भी मैंने कहा कि अगर अन्य नेताओं को अगर उसमें साथ लिया जाता तो हालांकि परिस्थितियां इतनी बुरी पैदा नहीं होती। तो हम बात कर रहे हैं कि 19 मैंने कहा कि माह के बाद में मार्च 1977 में आपातकाल को समाप्त कर दिया गया और 1977 में ही लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो इन घटनाओं के पश्चात हम लोग बात करते हैं कि 1977 के चुनाव हुए और इस चुनाव में ये स्थिति हो गई कि लोकसभा चुनाव में, हालांकि वैसे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये सारे विपक्ष के नेता बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। उनके पास एक आपातकाल का मुद्दा था कि संविधान को समाप्त कर दिया गया। जो नारे अभी अपने को देखने को मिलते हैं वही के वही नारे उस समय इन विपक्ष के द्वारा लगाई गई कि संविधान की हत्या कर दी गई, संविधान को समाप्त कर दिया गया, लोगों के मूल अधिकारों का हनन किया गया, तानाशाही शासन स्थापित कर दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ऐसे ऐसे कुछ नारे लगाई गई। और इसी की बदौलत मैंने कहा कि वैसे जनता के अंदर भी द्वेष की भावना इस प्रकार से थी, आक्रोश था, और उसी का परिणाम ये हुआ कि 1977 में कांग्रेस की सरकार ही नहीं
बल्कि इंदिरा गांधी भी रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से बुरे तरीके से चुनाव हार गए। तो 1977 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार ऐसा हुआ कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और गैर कांग्रेसी सरकार में 1977 में प्रधानमंत्री पहले बनते हैं मोरारजी देसाई। मैंने कहा कि इसी चुनाव में राज नारायण लोकसभा चुनाव रायबरेली से जीतते हैं और इंदिरा गांधी रायबरेली से भी चुनाव हार जाती है। संजय गांधी स्वयं अमेठी से चुनाव हार गई और उसी के बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, और गृह मंत्री बनाया जाता है चौधरी चरण सिंह को। और इनके बाद में इन्होंने प्लानिंग बनाई कि कैसे ही करके अब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करें, इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमा लगाएं। हालांकि आपातकाल की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया जिसका नाम था शाह आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? शाह आयोग का गठन किया गया। और इसके बाद में चौधरी चरण सिंह ने एक योजना बनाई और योजना बनाने के बाद में एक दिन इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर ही लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद में हालांकि इंदिरा गांधी को ज्यादा समय तक नहीं रखा गया, शाम को गिरफ्तार किया। सुबह अपने न्यायाधीश ने अपन बात करें, कोर्ट ने ये कहते हुए उनको बरी कर दिया कि इनको बिना किसी मुकदमे दर्ज के गिरफ्तार करना सही बात नहीं है, और उसी समय उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। तब कांग्रेस के एक अध्यक्ष ने, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन्होंने ये कहा कि जिस हमारी प्रधानमंत्री ने इनको 19 माह तक जेल में रखा, ये 19 घंटे तक इंदिरा गांधी को जेल में नहीं रख पाई, यही इनकी शक्ति है। उसके बाद में हालांकि इंदिरा गांधी की वापस गिरफ्तारी नहीं होती है। मोरारजी देसाई कुछ समय तक सरकार चलाते हैं और फिर सरकार इनकी गिर जाती है, फिर सरकार बनाते हैं चौधरी चरण सिंह। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, और मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो चौधरी चरण सिंह ने जो सरकार बनाई वो इंदिरा गांधी के ही समर्थन से बनाई। हालांकि इसमें इंदिरा गांधी का बाहरी समर्थन था, बाहरी समर्थन से बनाई सरकार, और उसमें इस प्रकार से कंडीशन पहले से रखी गई कि इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे वगैरह मेरे और संजय गांधी के ऊपर हैं वो सारे अगर वापस ले लिए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह को कहा कि हम आपकी सरकार को बाहरी समर्थन देकर सरकार चलाएंगे। लेकिन ये पैक्ट ज्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ना तो मुकदमे वापस ले पाए और न ही अगर अपन बात करें तो इंदिरा गांधी ज्यादा दिन तक उनको समर्थन दे पाई। इसके बाद में ये परिणाम होता है कि चौधरी चरण सिंह की भी सरकार गिर जाती है। तो गैर कांग्रेसी पहली सरकार जो है 1977 में बनी और 1980 तक चली। इसमें 2 प्रधानमंत्री बने, एक मोरारजी देसाई बने, फिर कुछ समय के लिए चौधरी चरण सिंह बने। चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री रहते लोकसभा का सामना नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इंदिरा गांधी का बाहरी समर्थन था। तो बाहरी समर्थन से सरकार ज्यादा समय तक नहीं चला सकते हैं। तो इसके बाद में 1977 से 1980 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए। तो अपन बात करते हैं कि 1980 के जो लोकसभा चुनाव हुए, क्या उसमें भी इंदिरा गांधी को इसी प्रकार की हार मिली क्या? अब 1980 तक मैंने कहा कि भारत की जनता को यह समझ में जरूर आ गया था कि अगर इस देश में कोई सरकार चला सकता है तो वो इंदिरा गांधी चला सकती है। हालांकि उसके बाद में इनको आयरन लेडी कहा गया, कई अच्छे नामों से जाना गया, और इंदिरा गांधी ने भी देश में ये कह दिया कि मैं जो कह रही थी कि आंतरिक शक्तियां हैं जो देश को तोड़ना चाहती है, ये सही बात ही निकली, क्योंकि मोरारजी देसाई भी सरकार चलाने में विफल रहे और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह भी सरकार नहीं चला पाई। तो इंदिरा गांधी की बात में एक बहुत अच्छा मुद्दा था कि इस प्रकार से देश की सरकार नहीं चलाई जा सकती। और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में वापस आती है। तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई, फिर वापस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आती है, इंदिरा गांधी भी चुनाव रायबरेली से जीतती हैं, संजय गांधी भी अमेठी से जीतते हैं, और इस प्रकार से पुनः प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? फिर प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। हालांकि इसके बाद में देश के अंदर खालिस्तान का एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था, और इसी के कारण आगे चलकर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो इस प्रकार से एक इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी करारी हार मिली। हार के बाद 3 साल बाद फिर इंदिरा गांधी सरकार बनाती है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे कि आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा। हालांकि अब आप लोग खुद आकलन कर सकते हैं
कि आपातकाल कैसी सिचुएशन में लगा, आपातकाल लगने के बाद क्या घटनाएं घटित हुई, फिर वापस चुनाव हुए, लोकतंत्र वापस मैंने कहा पुनर्गठित हुआ। हालांकि इसमें ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र की हत्या करके इंदिरा गांधी पाकिस्तानी सेना नायकों की तरह तानाशाही स्थापित की, ऐसी हालांकि कोई बात नहीं। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारियां जरूर हुई, हालांकि उसमें इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि देश आंतरिक रूप से बहुत ऐसे कमजोर हो गया होगा। लेकिन अगर इंदिरा गांधी तानाशाही शासन स्थापित करना चाहती थी तो 1977 के चुनाव नहीं करवाती, और चुनाव करवाती तो चुनाव को अगर मैनेज करना होता तो उस समय कोई बड़ी बात सरकारों के लिए नहीं होती, तो वो भी नहीं हुआ। सरकार भी गैर कांग्रेसी बनी, इंदिरा गांधी की भी गिरफ्तारी हुई, ये सारी बातें हुई। तो आप खुद इस बात का आकलन कर सकते हैं कि अभी जो संविधान हत्या दिवस मैंने कहा मनाया गया, हम चलते हैं उस गजट की ओर वापिस, जिस गजट से हम शुरू हुए थे। ये अपने पास में भारत सरकार का गजट है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा गया कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। ऐसी स्थिति में हम भारत के लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई उसको वापस याद करते हुए कहते हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाता है। और 25 जून को इसलिए घोषित कर रहे हैं ताकि भारत के लोगों को भविष्य में किसी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया जाता है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का गजट है, ये बात अधिसूचना है। तो हम लोग बात कर रहे थे सारे आपातकालों को लेके, हमने बात की कि आपातकाल से पहले की क्या घटनाएं थी, आपातकाल में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, किस प्रकार से 1980 के लोकसभा चुनाव में फिर इंदिरा गांधी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया, इत्यादि घटनाओं को लेकर अपन बात कर रहे थे। मेरे स्टूडेंट कई बार मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पूछ रहे थे, कई ऑनलाइन स्टूडेंट भी पूछ रहे थे कि आपातकाल, ये जो आपातकाल के आधार पर संविधान हत्या दिवस मनाया गया है, इस पर सर क्या विचार है, कैसे हैं। तो मुझे भी लगा कि एक सेशन लेकर मैं इस पर मेरी राय जो है, मेरी जो वस्तु स्थिति है वो क्लियर कर देता हूं कि ये क्या था, कैसे था। अब आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि इस दिवस को हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए या नहीं मनाया जाए। फिर अपन आगे नए सेशन में लेकर नई बात को लेकर रहेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि संविधान की अपनी जो क्लासेस आपको आ रही है वो नियमित रूप से आपको मिलती रहेगी। हालांकि एक अपन प्रस्तावना को लेकर बात कर चुके हैं, फिर शायद मूल अधिकारों को लेके अपन या तो मूल अधिकार आरंभ करेंगे अगले कुछ वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।